हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज भी हम अपने लेक्चर का पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, या जिसे आप कह सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने लास्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग्स में जितनी भी बातें थी मैंने सब कवर करा दी थी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी वेक्टर प्रोडक्ट से, कि क्या होती है, किस तरह से चीज़ें परफॉर्म होंगी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए। अब देखो, सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ये दोनों वेक्टर किसी प्लेन में रखे हुए होंगे, है ना। लाइक जस्ट ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर ए है इस तरह से, ठीक है, एक वेक्टर मेरे पास यूँ है बी। इनके बीच में एंगल, क्योंकि टेल से टेल मिला के रखी हुई है, तो इनके बीच में एंगल कितना, थीटा है। ये किसी प्लेन ऑफ पेपर पे, मतलब आपने अपनी बुक पे, आप बुक के पेपर पे दो पेन रख लीजिए, एक पेन को वेक्टर ए मान लो, दूसरे पेन को वेक्टर बी मान लो। तो इन दोनों वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। यानी इस तरह से ये आपके पास होगा ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी वाला जो वेक्टर है, जिसको आप कुछ मान सकते हो, सपोज आपने इसको वेक्टर सी मान लिया, तो ये जो वेक्टर सी होता है, ये वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के, और ये वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। देखो, साफ साफ बात समझ में आनी चाहिए कि आपका जो ए क्रॉस बी निकल के आएगा वो एक वेक्टर आएगा, तभी तो वेक्टर प्रोडक्ट बोला। फिर अभी तक दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आंसर स्केलर आ रहा था, इसलिए आपने उसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोला था। बट अब की बार क्या होगा कि आंसर वेक्टर फॉर्मेट में आएगा, है ना। तो जो वेक्टर फॉर्मेट में आंसर आएगा, ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी जिन दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की जा रही है, उन दोनों के परपेंडिकुलर आंसर आता है। बात समझ में आ रही है? कैसे डिफाइन होता है जरा समझ लो, आगे भी दिखा दूंगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे ओपन करते हैं फॉर्मूला, तरीका होता है ए का मॉड, बी का मॉड, साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं आता, साइन थीटा, और साथ में एक वेक्टर भी रखना पड़ेगा ना भाई, इतना पार्ट तो स्केलर ही तो है, यहाँ से तो स्केलर कंटेंट आएगा। तो वेक्टर शो करने के लिए हम एक एन कैप, एक यूनिट वेक्टर से और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब ये यूनिट वेक्टर जो एन कैप है, वो एन कैप इसी डायरेक्शन में होगा, सेम टू सेम जिस डायरेक्शन में आंसर आने वाला है। यानी दिस एन कैप मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए एंड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी। इसका मतलब अगर एन कैप की डॉट निकाली जाएगी वेक्टर ए के साथ, या एन कैप की डॉट निकाली जाएगी वेक्टर बी के साथ, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये बात पढ़ चुके थे ना तुम। तो ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले के अंदर जो ये यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये ना मेरा वो डायग्राम जो पहले बना हुआ था, यहाँ से तुम शुरुआत करोगे, हेडिंग तो तुम्हारी यही आ जाएगी, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। कहानी यहाँ से शुरू होगी लिखने की। ये रहा डेफिनेशन वाला पार्ट, ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन है। यहाँ ए का मॉड, जिसको आप ए लिख सकते हो, बी का मॉड बी साइन थीटा, और इसको यू कैप की जगह एन कैप कर लेना। ठीक है, राइट इट एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, देख सकते हो उस डायरेक्शन में वर्क करेगा आपका एन कैप। ठीक है, इसको यू कैप की जगह क्या लिखोगे, इसको आप एन कैप कर लेना। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी इसका जो आंसर आता है एक वेक्टर के फॉर्मेट में आता है, तो डायरेक्शन भी होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ए क्रॉस बी में जो एन कैप, यानी जो आंसर आता है ए क्रॉस बी का, उसके डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हो राइट हैंड थंब रूल, जिसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हो। करना क्या है, बहुत सिंपल है। राइट हैंड को यूज़ करना है, मेक श्योर लेफ्ट हैंड यूज़ मत करना। राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाया, क्यों? क्योंकि आपको ए क्रॉस बी करना है। अगर ए क्रॉस बी करना है तो राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कीजिए ए से बी की तरफ, और देखना ध्यान से तुम्हारा अंगूठा इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाने पे, देखो तुम्हें एरो भी लगा के दिखा रखा है, तुम्हारा थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो थंब रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अच्छा, अगर किसी को बी क्रॉस ए निकालना होता तो बी से ए की तरफ अपने हाथ को उल्टा करके, यानी राइट हैंड को उल्टा करके बी से ए की तरफ घुमाओ, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास थंब तुम्हारा इस डायरेक्शन में आएगा। थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, बी क्रॉस ए रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे साफ साफ बात समझ में आ जानी चाहिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं होते। मैंने यहाँ लिख के भी दिखाया हुआ है ये कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, अगर लिखना ही है आपको तो माइनस लगा के लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी नोटबुक में ये आप हेडिंग डालोगे, इन सब को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये डायग्राम बनाना है और ये वाला जो सेक्शन है ये आपको लिखना है।
ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, और चाहोगे तो इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ये आगे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। आपने फिंगर्स को ए से बी की तरफ रोटेट किया, मान लो आपको ऐसे ही कोई भी वेक्टर थे, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी निकालना था, तो आप देखो कि आप सी से वेक्टर डी की तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे वेक्टर सी ऐसे वर्क कर रहा है, वेक्टर डी ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अपने हाथ को सी से डी की तरफ रोटेट करो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जो थंब है वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा। थंब कहाँ पे आ रहा होगा? ऊपर की तरफ। घुमा के देखना सी से डी की तरफ अपने हाथ को, थंब ऊपर की तरफ आ रहा होगा, यानी ये किसका डायरेक्शन है? ये सी क्रॉस डी की डायरेक्शन है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, उसके अंदर जो आंसर आता है वेक्टर का, उसकी डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से बाय यूजिंग दिस रूल। ठीक है, चलिए देखो दोबारा से दिखाया हुआ है यहाँ पे, ए से बी की तरफ अगर आप अपनी थंब को घुमाओगे, मतलब फिंगर्स को घुमाओगे, तो तुम्हारे पास थंब कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। जस्ट हैव अ लुक। ये वो नहीं है भाई आप फ्लेमिंग के रूल लगाने मत बैठ जाना, इन्होंने हैंड को जैसे उंगलियों को 90 डिग्री पे कर रखा है ना। आपको सिंपल क्या करना है? आपको सिंपल इस तरह से अपनी उंगलियों को कर्ल करना है ए से बी की तरफ, तो आप देखोगे कि जो आपका थंब दिखाएगा वो आपकी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। और अगर बी से ए की तरफ क्रॉल इसको आप घुमा रहे हो उंगलियों को, तो उस केस में बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे डॉट प्रोडक्ट के, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग फोर्स का अगर डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो वर्क बन जाता है। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से फोर्स का अगर वेलोसिटी से डॉट निकाल देते हैं तो हमारे पास वर्क पावर बन जाती है, तो पावर वॉज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे अप्लाई होता है फिजिक्स में? तो जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, तो उस सिचुएशन में तुम पाओगे कि वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दो सिचुएशंस में। और भी बहुत सारी जगह पे आती है, फिर दो कॉमन सी जगह हैं। पहला पॉइंट कौन सा है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट मतलब होता है आघूर्ण, मतलब किसी चीज़ को रोटेट करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब बल, यानी फोर्स को लगा के किसी चीज़ को घुमाना है। आप अपने घर पे दरवाजे को हैंडल पे फोर्स लगा के ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो वो भी एक तरह का मोमेंट ऑफ फोर्स ही है। इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा, जब चैप्टर नंबर 7 आएगा, इस बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है, वहाँ पे चर्चा करेंगे इस बारे में ज़्यादा। इस मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी बोलते हैं, और इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल होता है इसका रिप्रेजेंट करने वाला। देखो मेरे पास एक ये बॉडी है, मैंने ब्लू कलर में दिखाई हुई है, इसके इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा के इस चीज़ को मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरी। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? आर डिस्टेंस है इस फोर्स वाले वेक्टर की। तो अगर आर की एफ से क्रॉस प्रोडक्ट कर दी जाती है, वेक्टर आर क्रॉस एफ, तो मुझे टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो टॉर्क कैसे डिफाइन होता है? आर क्रॉस एफ। आप ऐसे नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा, यू कैन नॉट राइट एफ क्रॉस आर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर बराबर नहीं होते, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है एक दूसरे से। तो पहली चीज़ तो हो गई क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल में टॉर्क वाला एग्जाम्पल, कि टॉर्क भी क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा। क्वेश्चन आएगा, कराऊंगा यहाँ पे इतना वेक्टर तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा कि फिजिक्स में कहीं पर भी वेक्टर की अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो इन नोट्स को खोल के देख लेना, तुम्हें सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। किसी भी चैप्टर में आगे वेक्टर आएगा तो हम वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हमारा वहाँ पे काफ़ी सारा काम बच चुका होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल होता है एंगुलर मोमेंटम का। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई? जैसे लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने 9th क्लास में, कि बंदूक से तुम लोगों ने बुलेट को शूट किया तो रिकॉइल स्पीड पूछा करता था, P = m/v। ये लीनियर मोमेंटम होता है, मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो यहाँ पर भी एक पार्टिकल है m मास का, जिसका लीनियर मोमेंटम कितना है, मैंने वेक्टर P से दिखाया हुआ है। अब अगर ये पार्टिकल किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा हो, इधर उधर घूम रहा हो, तो रोटेशन की बात आ गई। अगर रोटेशन की बात आ गई तो लीनियर मोमेंटम की जगह मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? एंगुलर मोमेंटम की बात कर सकता हूँ। ये क्वांटिटी भी तुम्हें 7th चैप्टर के अंदर ही नजर आएगी। ठीक है, तो देखो ऑरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये पार्टिकल जा रहा है P मोमेंटम से, इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? वेक्टर R है। तो अगर R को P से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दोगे, वेक्टर R क्या है? पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल M का स्पेस में, और P क्या है? इसका लीनियर मोमेंटम है। तो पोजीशन वेक्टर की अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे मोमेंटम वाले वेक्टर से, तो उस सिचुएशन में तुम्हें एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, जिसको हम लोग कैपिटल J से रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए भी हमें वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो दो एग्जाम्पल्स तुम्हारे पास हो गए, अभी फिलहाल के लिए बहुत हैं।
अब फाइनली बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको आप प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो। आपने डॉट में भी पढ़ी थी ना कई सारी प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर भी 9-10 प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टियाँ हैं। ये आप ऑलरेडी देख चुके हो कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अपने हाथ को ए से बी की तरफ अगर घुमाओगे, तो अगर हाथ को ए से बी की तरफ घुमाओगे तो तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ आएगा, तो ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करेगा। अगर अपने हैंड को बी से ए की तरफ घुमाओगे, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ ध्यान रखना, तो उस सिचुएशन में तुम्हारा जो हैंड आएगा वो नीचे की तरफ, थंब नीचे की तरफ आएगा, तो वो बी क्रॉस ए रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कहानी तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। अब पहला फॉर्मूला जो बेसिक्स हम लोगों ने देखा भी था कि ए क्रॉस बी डिफाइन कैसे होता है, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से। ये डायग्राम बहुत ईजिली इस बात को समझा रहा है। अच्छा, अब सपोज ए क्रॉस बी वाला जो वेक्टर आया, उसका आंसर मेरे पास कुछ आया, उसको मैंने सी नाम दिया कि ए क्रॉस बी में जो आंसर है वो सी नाम से है। तो ये जो सी वेक्टर है, यानी ए क्रॉस बी है ना सी, तो ये जो वेक्टर है ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आती है ना? डायग्राम देखा था कि सर ये हमारे पास वेक्टर बी है, ये हमारे पास ऐसे थीटा एंगल पे वेक्टर ए है, तो जो मेरे पास यहाँ पे ए क्रॉस बी आता है वो ऐसे आता है, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये जो सी वेक्टर है यानी ए क्रॉस बी का जो आंसर है, ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है तो ए के भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों से डॉट क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। हमें पता है अच्छे से कि अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो अगर वो अपवर्ड आ रहा है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड आएगा, है ना। तो ए क्रॉस बी कैन नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर लिखना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, बिकॉज साफ साफ नजर आता है डायग्राम में डायरेक्शन अपोजिट है। जबकि डॉट में ऐसा नहीं था। डॉट में तो क्या किया था कि सर ए डॉट बी अगर है तो उसको बी डॉट ए लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्शन का कोई पंगा ही नहीं था। यहाँ पे तो डायरेक्शन देखनी पड़ जाएंगी ना, आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा जिससे आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। और साफ साफ नजर आता है कि अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो थंब ऊपर आएगा, बी क्रॉस ए करेंगे थंब नीचे आएगा। ए क्रॉस बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो दे कांट बी इक्वल। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट में फॉलो नहीं होता है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगर दो सेम टाइप के वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमेशा आंसर जीरो आएगा। कैसे? सेम टाइप के वेक्टर की जब क्रॉस करोगे तो सेम टाइप के वेक्टर हैं तो उनका एंगल बीच में जीरो होगा और साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। जबकि डॉट में ऐसा नहीं था। आपको याद होगा अगर वेक्टर ए की डॉट वेक्टर ए से करी थी तो उस सिचुएशन में वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर आया था। इसका एप्लीकेशन भी करके दिखाया था, क्वेश्चन सॉल्व करके कहा था आपको कि अगर कोई वेक्टर का मॉड का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको दो बार डॉट में लिख सकते हो। लाइक ऐसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर है अगर मेरे पास, तो उसको मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक ब्रैकेट लगाऊंगा डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दो बार में डॉट में लिख सकता हूँ। इस तरह का एप्लीकेशन पढ़ाया था। यानी ए डॉट ए जीरो नहीं होता है। सेम टाइप के वेक्टर की डॉट उसके मॉड का स्क्वायर बन जाती है, जबकि क्रॉस क्या बन जाती है? जीरो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में क्या कहना है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई के अलॉन्ग जे कैप होता है, जेड के अलॉन्ग के कैप एक यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर सेम टाइप के वेक्टर की क्रॉस करेंगे, आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। सेम टाइप के वेक्टर की क्रॉस से आंसर जीरो आता है, क्योंकि सेम टाइप के वेक्टर में कोई एंगल होगा नहीं, 0 डिग्री का एंगल होगा और साइन जीरो क्या कर देगा? उसको जीरो कर देगा। तो दैट्स वाई इट वुड बी जीरो। जबकि जब डॉट किया था इनका आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो 1 आया था, आपको याद होगा। खैर अब बात आती है कि चेंज कर दो, आई के साथ जे, जे के साथ के साथ आई, और यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि आई क्रॉस जे इज नॉट सेम एज जे क्रॉस आई। ये कुछ और है, ये कुछ और है, डायरेक्शन का फर्क होता है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे आंसर के कैप आया, यहाँ पे क्या लिखना पड़ा? माइनस का के कैप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इन दोनों में माइनस का डिफरेंस होता है। ऐसे जे क्रॉस के क्रॉस जे, तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, यानी यहाँ पे ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ेगा। उसका तरीका बता दूंगा कैसे याद रखोगे। फिलहाल देखो बात ये आती है कि आई क्रॉस जे के कैसे आ गया। अब देखो आई क्रॉस जे करके देखा, आई का मॉड जे का मॉड साइन 90 क्यों? देख लो जरा, आई कैप वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे कैप वाला वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, कितने का एंगल बनेगा इनके बीच में? 90 का तो बनेगा। तो साइन 90 एन कैप, ये सब 1 हो गए। अब एन कैप वाला वेक्टर बचा। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से ध्यान हो क्रॉस प्रोडक्ट की, तो आपको बताया था कि जो ये एन कैप वाला यूनिट वेक्टर है ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा।
अब बताओ ऐसा कौन सा वेक्टर बचा जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो और वाई के भी हो, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही तो बचा, तो जेड के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है, के कैप होता है। तो आपने एन कैप को किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे के कैप से रिप्लेस कर दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही जे क्रॉस के किया गया, तो जे तो होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, के होता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो उनकी क्रॉस करने पे जो एन कैप इनके में बचा होगा उस एन कैप को किससे रिप्लेस कर दूंगा, आई कैप से रिप्लेस कर दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से चीज़ों को हम लोग कैरी आउट कराते चलते हैं। तो ये तीन चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। अगर इनको रिवर्स कर दूंगा तो माइनस माइनस के हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि याद कैसे रखें, तो उसके लिए एक साइक्लिक ऑर्डर बना लिया हम लोगों ने, बहुत आसान सा है, कॉपी पेस्ट को बार बार लिख सकते हैं। कैसे, आई जे के 3 लिख लिए, आई से जे पे चले, जे से के से आई से जे से के से आई, ऐसे एक सर्कल, एक राउंड सा बन गया ना, एक सॉन्ग टाइप बन गया कि आई से जे चले, जे से के से आई चले। अगर इस ऑर्डर में चल रहे हो तो प्लस में आंसर आएगा, सिंपल सी बात है। और अगर इसके अपोजिट ऑर्डर में चल रहे हो कि सर आई से के चले, के से जे चले, जे से आई चले, उल्टा चल रहे हो तो माइनस में आंसर आएगा। मतलब रैंडमली किसी ने मुझसे पूछा कि क्या है जे क्रॉस के का आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करो कि ऑर्डर में है या ऑर्डर के अपोजिट है। तो जे के बाद के आता है, हाँ ऐसे लिख लेना कि जे के बाद के आता है, बिल्कुल सही ऑर्डर में चल रहे हैं, तो आंसर प्लस का आई कैप आएगा। किसी ने मुझसे पूछा कि के कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करूंगा कि के बाद आई आता है क्या, के के बाद आई, हाँ के के बाद आई आता है, बिल्कुल ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, बचा हुआ जे कैप आएगा प्लस में। किसी ने मुझसे क्या पूछा कि भाई आप मुझे ये बताओ के क्रॉस जे कैप कितना होता है। अब सबसे पहले ऑर्डर चेक करूंगा, के बाद जे आता है, देखो के बाद जे ना, के बाद तो आई आता है, के बाद जे तो उल्टा चल दिए तुम, यानी के बाद जे तो उल्टा चल दिए, तो आंसर क्या आएगा, आंसर माइनस का आई कैप आएगा। तो ये फंडा है इनको क्रैक करने का, सिंपल ऐसे ध्यान रखेंगे ना, कॉपी पे कितनी देर लगी बनाने में, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज ऑर्डर में चल रहे हैं, आई से जे से के से आई, फिर आई से जे से के से आई, तो प्लस के आंसर आएंगे, अदरवाइज माइनस के आंसर आएंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इन दोनों को बना के इसको लिख लेना ही, तो वैसे आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, से दोबारा क्या लिखोगे, सारे लिख चुके होंगे ऑलरेडी, तो ये लिख चुके हो, सिर्फ इन गोलों को बना लेना और तुम्हें बातें ध्यान रहेंगी। ठीक, चलिए अभी और प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास हैं। ये वही पुरानी प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की जानी थी और रास्ते में दो स्केलर क्वांटिटी रास्ते में बैठ गई, तो इन दोनों को अलग हटा के रखो, क्रॉस प्रोडक्ट तो दो वेक्टर की ही होगी। तो जैसे 3a वेक्टर 5b वेक्टर में 5 और 3 स्केलर फंस गए, तो मैं कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, तो भैया 5 और 3 को अलग हटाओ, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपकी वेक्टर के बीच में ही होती है। ध्यान रखना, चाहे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, ये होनी दो वेक्टर के बीच में ही है। दो वेक्टरों की डॉट करोगे तो आंसर स्केलर आएगा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और दो वेक्टर की क्रॉस करोगे तो आंसर एक वेक्टर आएगा, आपको दिखाऊंगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि एक वेक्टर और एक स्केलर क्वांटिटी है तुम्हारे पास, तुमने उसके डॉट कर दी, लाइक 5 डॉट वेक्टर ए, और तुम इसे पढ़ रहे हो क्लियरली कि 5 डॉट वेक्टर है, तो ये गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 5 की सिंपल मल्टीप्लाई हो सकती है, वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकती। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो सिर्फ वेक्टर्स के बीच में हुआ करती हैं, अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लिकेशन चलती है, जो आज तक मैथ्स में पढ़ के आए हो। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। इसी तरह से अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है। कैसे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, सॉल्व करोगे तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, यानी दोनों वेक्टर कैसे थे, पैरेलल थे। तो अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी, या फिर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। ये भी एक बड़ी काम की बात है हमारे लिए। तो हमारी 9 प्रॉपर्टीज़ पूरी हो चुकी हैं। लास्ट कौन सी प्रॉपर्टी बची होगी कि अगर 3 डायमेंशन में वेक्टर दे दिए जाएं तो मैं कैसे उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा। याद करो, आपको डॉट कैलकुलेट करना सिखाया था। मान लिया आपको वेक्टर ए दे रखा है, ऐसे ही लाइक ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसी वेक्टर बी दे रखा है ना, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। तो कैसे निकाला था आप लोगों ने डॉट ए डॉट बी, आपने सब कुछ कहानियाँ सॉल्व करा के आपने क्या कंक्लूजन निकाला था कि आई कैप वालों की आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप वालों की जे कैप से, के कैप वालों की के कैप से, और आपस में इनको क्या कर देना, ऐड कर देना। वो तो बहुत आसान था डॉट प्रोडक्ट निकालना। क्रॉस निकालना इतना ईजी नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक लगेगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट, जो कि 12th क्लास में आता है।
मैथ्स में डिटर्मिनेंट 12th क्लास में आता है और उसका अपना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, देखो दो वेक्टर दे रखे हैं 3 डायमेंशन में, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है। वेक्टर ए की पूरी वैल्यू ला के रख दी, क्रॉस रखा, वेक्टर बी की पूरी वैल्यू ला के रख दी। अच्छा, अब क्या करेंगे, वही पुरानी कहानी, इस वाले वेक्टर को उठाइए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसका क्रॉस इससे भी करोगे, इसका क्रॉस इससे भी करोगे और क्रॉस इससे भी करोगे, है ना। फिर ऐसे ही इसको पिकअप करेंगे, इसकी क्रॉस इन तीनों से करेंगे, फिर इसकी क्रॉस इन तीनों से करेंगे, ये तो करने वाले हैं। तो जब इसकी क्रॉस इससे करने की बारी आई तो ये दोनों कांस्टेंट थे ए एक्स बी एक्स, इनको साइड में हटा दिया और आई क्रॉस आई हुआ। तो देखो ये लिखा हुआ है, ए एक्स बी एक्स को साइड में हटा दिया और आई क्रॉस आई हुआ। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करने की बारी आई तो ए एक्स बी वाई को साइड में हटा दिया, आई क्रॉस जे हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के हुआ। ऐसे करते करते मैंने सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, मेरे पास टोटल 9 ब्रैकेट बच गए। जब डॉट की थी तो मज़े की बात ये थी कि 9 में से 6 का आंसर 0 हो गया था, सिर्फ 3 बचे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 6 बच जाएंगे, सिर्फ 3 0 होंगे। वो कौन कौन से होंगे, एक तो ये आई क्रॉस आई वाला, ये 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई 0 होता है ना, जे क्रॉस जे ये 0 हो जाएगा, के क्रॉस के ये 0 हो जाएगा। बाकी 6 से कुछ ना कुछ आंसर बचेगा, जैसे कि आई क्रॉस जे, आई के बाद जे आता है, ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, हाँ तो के क्या पाएगा, आई क्रॉस के, आई के बाद के आता है ना, ये ऑर्डर के अपोजिट चल रहे हो तो माइनस का जे क्या पाएगा। जे क्रॉस आई, जे के बाद आई आता है क्या, ना जी जे के बाद आई नहीं आता, ऑर्डर के अपोजिट चल रहे हो तो माइनस का के क्या पाएगा। ऐसे ही जे क्रॉस के, जे के बाद के आता है, बिल्कुल ठीक है, तो आई क्या पाएगा। के क्रॉस आई, ये भी बिल्कुल ठीक है, जे क्या पाएगा। के क्रॉस जे, के बाद जे आता है क्या, ना के बाद तो आई आता है, उल्टा चल रहे हो तो माइनस का आई क्या पाएगा। ऐसे करते करते ये तो 0 हो जाएंगे, बाकी सब में मैं वैल्यू रखूंगा तो मुझे कुछ ऐसी शक्ल दिखाई देगी। 3 तो 0 हो गए, बाकी में मैंने सारे यूनिट वेक्टर रख दिए जो आपको सिखाए गए थे। अच्छा, अब क्या करूँगा, 3 तो खत्म हो गए, 3 की स्टोरी तो खत्म करो। अब आप आई कैप वाले को एक जगह इकट्ठा कर लो, जे कैप वालों को एक जगह कलेक्ट कर लो और के कैप वालों को एक जगह। वो भी कैसे करोगे, रफली आइडिया देख लो कैसे करेंगे। आई कैप कॉमन लिया, आई कैप वाला कौन कौन है, एक तो ये बंदा है और आई कैप वाला एक ये बंदा है। तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में, ये लिखना मत, ही अगले पेज पे लिखा हुआ है, फिलहाल बस देख लो। ए वाई बी जेड माइनस, जो लिख के दिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा पार्ट है, माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। ऐसे ये माइनस था ना यहाँ पे, तो ये ऐसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ध्यान रखना, माइनस का जे कैप कॉमन लूंगा जानबूझ के, क्योंकि डिटर्मिनेंट बन जाएगी मेरी जो आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो माइनस का जे कैप कॉमन लूंगा, प्लस वाला नहीं लूंगा। तो इसको पहले रखना पड़ेगा, क्या आएगा, ए एक्स बी जेड, दूसरा जे कौन सा, ये वाला है, माइनस ए जेड, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि देख लो माइनस माइनस प्लस हो चुके होंगे ऑलरेडी, तो ये गलती मत करना बीच में प्लस लगा दो कभी। तो इन दोनों में से जब माइनस जे कैप कॉमन लिया तो ऐसे कुछ बचा। फिर इसी तरह से के कैप वालों में से के कैप कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास थोड़ा आंसर छोटा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। देखो आई कैप वाले एक जगह, जे कैप वाले एक जगह, माइनस जे कैप कॉमन लिया था, के कैप वाले एक जगह। ये शक्ल से मुझे समझ में आ रही है और हमने छोटा कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब जो मैंने ये पैरेलल लाइन लगा के बॉक्सेस बना के लिखे हैं, छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, यहाँ पे बड़ा बॉक्स है, इसको ही हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मैथमेटिक्स में दिस सिंबल इज नॉन एज द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, सारणिक, ठीक है, सारणिक बोलते हैं। कैसे काम करेगा हम अभी डिस्कस करेंगे, बड़े आराम समझ में आ जाएगा ये। अब बात आई है इस वाले बात की। देखो अब मुझे क्या करना है, मैंने 2 पैरेलल लाइन लगा के बाहर आई कैप लिख दिया। इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे वाई और जेड वाले घूम रहे हैं, ए और बी जो है वाई और जेड वाले हैं। तो ऊपर वाली रो में इसको आप फर्स्ट रो बोलोगे, इसको आप सेकंड रो बोलोगे। तो ऊपर वाली रो में मैंने ए वाई ए जेड लिख दिया, नीचे वाली रो में बी वाई बी जेड लिख दिया। अच्छा, अब अगर इसको वापस सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे करते हैं, तरीका पता होना चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, हमेशा पहले यही वाला डायगोनल सॉल्व होगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ए वाई बी जेड, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर एक माइनस लगाया जाता है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है। बन रहा है ना, बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर इसको कैसे लिखें, यहाँ पे एक्स और जेड वाले हैं तो ऊपर वाली रो में ए एक्स ए जेड, नीचे वाली रो में बी एक्स बी जेड। चेक करके देखते हैं वापस ये बनेगा क्या, रफली बस अपने मन में चेक कर लेना। ए एक्स बी जेड, हाँ बन रहा है, माइनस ए जेड बी एक्स, हाँ ऐसे ही वाला तुमने ये लिख दिया। और इतने बड़े कंटेंट को भी शॉर्ट करके अब क्या लिखा, एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट बनाया 3x3 का, क्योंकि 3 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम हैं, ये 2x2 के हैं, ये 3x3 के डिटर्मिनेंट हैं।
तो इसमें क्या करा है, इस बड़े से रो को सॉल्व करने के लिए सबसे टॉप वाली रो में हम बाहर आई कैप जे कैप के कैप थे ना, तो ये लिख लीजिए आई कैप जे कैप के कैप। सबसे पहली रो हमेशा रिजर्व रहेगी इन 3 यूनिट वेक्टर के लिए। अगले वाली रो में क्या आएगा, इस वाली रो में आपके पास यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, ए है, तो ए के जो कॉफिशिएंट्स होंगे वो आएंगे। यहाँ पे वेक्टर कौन सा है, बी है, फिर अगले वाली रो में बी की कॉफिशिएंट्स आएंगे। तो ऐसे पैकअप होके ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला डिजाइन हुआ। अभी समझाता हूँ कैसे ओपन करेंगे सब कुछ। तो तुम्हें अभी तक तरीका समझ में आया कि अच्छा बंद करते करते लाके हमने इस तरह का फॉर्मेट बना दिया। ठीक, चलिए अब वो सब आपका वेक्टर वाला जो आपके मतलब आपके नोट्स का पार्ट था वो हो गया। अभी एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी जानकारी के लिए समझ लीजिए, डिटर्मिनेंट का बेसिक क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है। एक सिचुएशन क्या हो सकती है, मान लो कि मैंने तुम्हें बोला 2 -3 को अभी रहने दो, 2 5 6 7 ऐसे लिया मैंने। ये डिटर्मिनेंट कैसी है, अ डिटर्मिनेंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट को, अ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। 2 बाय 2 का ऑर्डर है ना इसका, क्योंकि 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, 2 रोज हैं 2 कॉलम है। कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, ऐसे। तो भैया अगर 2 बाय 2 की डिटर्मिनेंट है तो पहले हम हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई हमने किससे करी, 2 की मल्टीप्लाई हमने 7 से करी, ठीक है। फिर एक माइनस हम लगाएंगे अपनी मर्जी से, फिर एक और ब्रैकेट, अब इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 6 × 5 सॉल्व किया, 7 2 = 14 माइनस 6 5 = 30, कितना आंसर आया, माइनस का 16 आंसर आया। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा एक और चीज़ देख लो, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि ऐसी सिचुएशन फंस जाए कि यहाँ पे रखा 2 - 3 और 5 1 ऐसा हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूँगा, वही रूल है कि 2 की मल्टीप्लाई भी पहले इससे करोगे तो क्या आएगा, 2 1 = 2, डायरेक्ट 2 लिख दिया। फिर एक माइनस मैं लगाऊंगा अपने रूल के अकॉर्डिंग, सॉल्व करने के लिए एक माइनस लगाया जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, 5 3 = 15, माइनस का 15 लेके आएगा। एक माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 17। समझ में आ रही है बात, सॉल्व कैसे करते हैं चीज़ों को, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा एक और देख लो, 2 बाय 2 में ही अगर आपके पास ऐसे लिखा हो a - b c - d ऐसे लिखा हो, इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो माइनस का ad आ जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। एक माइनस आप लगाओगे, अगले ब्रैकेट में b की c से मल्टीप्लाई, माइनस का bc आ जाएगा। जब सॉल्व किया गया तो माइनस का ad और प्लस का bc बचा। सॉल्व करना था, समझ में आ रहा है। तो ये 2 बाय 2 की डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट का, पूरा एक फुल चैप्टर है डिटर्मिनेंट का, बहुत सारी डिटर्मिनेंट मैथ्स में पढ़नी होती है वहाँ पे। और ये डिटर्मिनेंट और इसके साथ एक और टॉपिक आता है इसका, एक मैट्रिक्स वाला। तो ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एक तरह से को रिलेटेड टर्म्स हैं, आपस में काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं ये दोनों, और ये दोनों रियल लाइफ में भी काफ़ी जगह यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं सिर्फ मैथ्स में कर रहे हो, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के नाम से एक सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन में, वहाँ पे जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन में आज के टाइम पे आपका फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आता है कि आपका फेस देख के अनलॉक हो जाता है मोबाइल, या आपके पास फिंगरप्रिंट सेंसर होता है। तो वो सारी चीज़ों की जो कोडिंग की गई है इंटरनली, उनका कोड लिखने के लिए ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को ही यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अभी तो तुम 2 बाय 2 की देख रहे हो, 3 बाय 3 के भी दिखा दूंगा, वहाँ पे 4 बाय 4 की मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट, इसी तरह से 5 बाय 5 की मैट्रिक डिटर्मिनेंट वो यूज़ होती हैं कोड करने के लिए। उस पर्टिकुलर इमेज को या जो तुम्हारा थंब इम्प्रेशन है उसको 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। तो ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप वो चीज़ें हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो खैर ये इनका अपना एक एप्लीकेशन है, जब आगे की क्लासेस तक पहुंचोगे तो वहाँ तक जाके तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल अपना आगे देखते हैं। नेक्स्ट में 3 बाय 3 की डिटर्मिनेंट का क्या चक्कर है, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक कॉमन डिटर्मिनेंट लेता हूँ जो हमें सॉल्व करनी है, वही आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। 3 बाय 3 की डिटर्मिनेंट 2 1 - 3 -1 5 3, ठीक है, ऐसे यूज़ कर लिया। ये 3 बाय 3 की डिटर्मिनेंट है। आई विल से दैट कि अ डिटर्मिनेंट ऑफ, इट इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 बाय 3, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, क्योंकि 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। अब भाई यहाँ पे साइन का पंगा होता है। साइन का पंगा कैसे होता है कि पहले वाला जो आपके पास, अगर देखो ये फर्स्ट रो है, इसको R1 बोल सकते हो, है ना। ये हमारे पास सेकेंड रो है, इसको R2 बोल सकते हो, इसको R3 बोल सकते हो। रोज़ तो पढ़ लोगे ना कि ऐसे रोज़ होती हैं, ऐसे कॉलम होते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट रो की बात करूं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग चलोगे तो पहले आई कैप मिलेगा, फिर जे कैप मिलेगा, फिर के कैप मिलेगा।
तो यहाँ पे जो साइन होता है इसका साइन प्लस लिया जाता है, फिर माइनस लिया जाता है और फिर प्लस लिया जाता है। ये ऐसे ही चलते रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो प्लस से शुरुआत करी, प्लस पे एंड कर दिया। हमें बीच का इनका कोई ध्यान नहीं रखना। जब इसको एक्सपेंड करूँगा ना, मैं एक्सपेंड रो 1 के अलॉन्ग भी कर सकता हूँ, रो 2 के अलॉन्ग भी कर सकता हूँ, रो 3 के अलॉन्ग भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 आप किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। वो तरीका आप मैथ्स में जाके सीख जाओगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं एक्सपेंड किसके अलॉन्ग करवाऊँगा सिर्फ हमेशा? रो 1 के अलॉन्ग, क्योंकि फ़िलहाल के लिए वो आपके लिए सबसे आसान रहेगा। तो एक्सपेंड अलॉन्ग R1, और ध्यान रखिएगा R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने की आदत डालिएगा अभी फ़िलहाल, नहीं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और अभी फिजिक्स के लेवल पे उतनी ज़रूरत इसमें नहीं है। तो जब R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो ध्यान रखिएगा कि सेकंड वाले एलिमेंट का साइन कैसा होगा? हमेशा माइनस होगा। ये आपको खुद लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, कैसे एक्सपेंड करते हैं? तो सर हम R1 के अलॉन्ग चले, सबसे पहले एक एलिमेंट मुझे मिला आई कैप, तो मैं आई कैप के ऊपर जाके बैठ गया। तो आई कैप पे जाके बैठ गया तो मुझे अपने मन में एक प्लस ड्रॉ करना है ना, हल्का हल्का ड्रॉ करके दिखाऊँ तो अपने मन में ड्रॉ करना है, तो मैं आगे सही है, नहीं तो ऐसे तो कटिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एक प्लस ड्रॉ कर दिया तुमने, आई कैप पे जाके बैठ गए और एक ऐसे प्लस ड्रॉ कर दिया, तो इतने एलिमेंट खत्म हो गए। मन में ड्रॉ कर लोगे ना, आई कैप पे बैठे हैं तो ये और ये गायब हो गया, तो ये 4 एलिमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं साफ साफ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि इस जगह पे आई कैप को मैंने बाहर रखा, बिल्कुल बढ़िया, और मैंने एक छोटी डिटर्मिनेंट बनाने की कोशिश करी 2x2 की। मैंने जब आई कैप पे था तो मैंने एक प्लस ड्रॉ करा, ये सब गायब हो गए, मुझे बस ये 4 नज़र आएंगे लोग। तो 4 लोग नज़र आएंगे, तो 1 माइनस 3 5 और 3, ये समझ लेना, करना यही है, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। अच्छा, ख़त्म हो गई कहानी। अब जे कैप पे आके बैठ गए, बहुत बढ़िया। जे कैप पे माइनस के साथ आके बैठना पड़ेगा, तो माइनस का जे कैप, फिर एक छोटी डिटर्मिनेंट लगाई मैंने। अगर जे कैप पे आके बैठ गया तो अब फिर से मन में एक प्लस का साइन खींचूंगा, तो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, एक ऐसे ड्रॉ होगा और एक ऐसे ड्रॉ होगा, है ना। तो जैसे ही प्लस का साइन ऐसे ड्रॉ हुआ तो आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट तो ये नज़र आएंगे और 2 एलिमेंट ये नज़र आएंगे। इतना तो माइंड में सोच लोगे ना। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त आपको फोकस चाहिए अच्छे से, एक भी प्लस माइनस अगर गायब हो गया ना नज़र से तो आंसर सब गलत हो जाएगा। तो इस पे बैठे हुए हो जे कैप पे, तो ये गायब, एक प्लस तो यूं ही खींच लोगे ना मन में, तो ये 4 एलिमेंट नज़र आएंगे, भैया रख लो इन चारों एलिमेंट को, 2 -1 -3 और 3। अब चले हम अगले पार्ट पे। आई कैप खत्म, जे कैप खत्म, अगला पत्थर कौन सा आया हमारे पास? के कैप का आया। के कैप पे चले, प्लस में है ये तो प्लस का के कैप हम लोगों ने लिख दिया। ऐसे हम लोग एक छोटा डिटरमिनेंट बना के बैठ गए। के कैप पे चले तो भाई ये वाला पार्ट गायब हो गया, ये वाला पार्ट गायब हो गया, ऐसे, है ना, समझ सकते हो ना। के कैप पे बैठे हो तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये 4 लोग बचेंगे, ये 4 लोग नज़र आए मेरे पास, तो ये 4 लोगों को लिख लो। 2 -1, बाद में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर इससे भी जल्दी आ जाएगा। फिलहाल इनिशियल लेवल पे तो भाई सब कुछ बता रहा हूँ। अब इससे तुम्हें एक्सपैंड करके ये बनाना आ गया, अब इनको तो तोड़ना तुम्हें अच्छे से आता था, अब क्या दिक्कत है? आई कैप क्या करोगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, बताया था ना तुम्हें अभी। तो 3 1 जा 3, ठीक है, माइनस लगा होगा अपने पास से एक, 3 5 जा 15, माइनस का 15 आएगा, एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 15 हो जाएगा। माइनस का जे कैप, फिर से क्या करोगे? इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6। ध्यान रखना एक बात कि डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट लिखे जाएंगे ना, कोई कॉमा नहीं आएगा, कोई सेमीकोलन नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी स्पेस दे दे के एलिमेंट लिखे जाते हैं। कॉमा वामा कुछ मत लगाना, कहीं पर भी कॉमा नहीं आया करता। तो 3 2 जा 6, ठीक है, माइनस मैंने लगाया एक, 3 1 जा 3, प्लस का 3 आया, क्योंकि देखो माइनस माइनस गायब हो जाएंगे, प्लस का 3 आएगा एक अकेला बस, तो प्लस वाला जो 3 आएगा वो इस माइनस का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक। प्लस के कैप, 5 2 जा 10, ऐसी करा क्रॉस 10, ठीक है भाई 10 आया, माइनस एक मैंने लगाया, 1 1 जा 1, माइनस का 1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे सॉल्व किया, 15 और 3 होता है 18, तो 18 आई कैप, 6 में से 3 जाएंगे 3, -3 जे कैप, माइनस वाला बाहर वाला माइनस आया, प्लस 11 के कैप। क्या आंसर आया नहीं आया? क्या वेक्टर फॉर्मेट में 2 आपने वेक्टर की क्रॉस करके ऐसे टाइप का फॉर्मेट बनेगा, सॉल्व करा, क्या आंसर वेक्टर फॉर्मेट में आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट्स वाई हम कहते हैं कि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको एक बेसिक मुझे समझाना था कि कैसे डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, ये बेसिक समझाया, ABCD बताइए, बस उतनी जितनी ज़रूरी है, फिजिक्स में काम आ जाएगी। मैथ्स लेवल पे तो बहुत कुछ होता है, प्रॉपर्टीज़ एंड पता नहीं क्या क्या होता है डिटर्मिनेंट में, उसकी बात नहीं करते। तो फिलहाल अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, एक वेक्टर A है मेरे पास, एक वेक्टर B है मेरे पास, A क्रॉस B मुझे फाइंड आउट करना है। तो अभी भी पढ़ा चुका हूँ,
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो दो कराऊंगा क्वेश्चन, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस को खुद से ही करके देखना, क्योंकि बात तो तब है ना जब तुम्हारे से खुद से बिना देखे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। एक बार गलती होगा कोई बात नहीं, दोबारा करके देखना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, फर्स्ट रो तो रिजर्व कर देना, इसके लिए ही रिजर्व्ड है। सेकेंड रो में क्या आएगा, सबसे पहले देखो कौन सा वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। पहले ए है तो ए के कॉफिशिएंट उठाओ, 1 2 प्लस का 2, 1 2 माइनस 3, ध्यान रखना साइन का, 1 प्लस का 2 माइनस का 3। अच्छा अगर ऐसा होता कि सर इनमें से हो सकता है आई कैप ना होता, सिर्फ ये होता 2 जे कैप माइनस 3 जे कैप, तो आई कैप ना होता तो यहाँ पे क्या लिखते, 0। ध्यान रखना आई कैप के नीचे आई कैप वाला आएगा, जे कैप के नीचे जे कैप वाला आएगा, के कैप के नीचे के कैप वाला आएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर आई कैप वाला नहीं है, 2 और माइनस 3 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ -3 और लास्ट में 0 कि लास्ट वाला नहीं है ना, जो जिसका कॉफिशिएंट है वो उसी के नीचे लिखा जाएगा, सिंपल। वेक्टर बी में है 2 3 -4, ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 3 -4 डिटर्मिनेंट हम लोगों ने बना दी। अब हमें एक्सपैंड करके इसे सॉल्व करना है, तो क्या लिखोगे वर्डिंग्स, तो वो लिखोगे एक्सपैंड अलोंग रो 1, R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। तो जब R1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे सबसे पहले कौन मिलेगा, सबसे पहले साइन मिलेंगे, साइन मतलब प्लस माइनस लगा लेना भाई, ये बात मत भूल जाना, प्लस माइनस प्लस, ये लिख के नहीं दिखाना है, अपने मन में याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मिला आई कैप, जब आई कैप मिला मुझे रास्ते में तो मैंने डिटरमिनेंट लगाई, इसको भी डिटरमिनेंट से कराता हूँ, अगले पार्ट में ये सब लिख के नहीं दिखाऊंगा। आई कैप पे बैठा हूँ, देखना ये गायब, जहाँ कर्सर चल रहा है इस पर ध्यान रखना, आई कैप पे बैठे हो तो एक प्लस यूँ खींचा, एक लाइन ऐसे खींची तो ऐसे प्लस खींच दिया, ये 4 लोग नज़र आए, इन 4 लोगों को उठा के लिख लो। तो 2 -3 जैसे नज़र आ रहे हैं उसी फॉर्मेट में लिखोगे, बिल्कुल ऐसे नज़र आए। अगला एलिमेंट माइनस का जे कैप, ठीक है भैया, जे कैप पे बैठे आके तो ये और ये गायब, ये और ये गायब, 2 लोग ये बचे, 2 लोग ये बचे, 1 2 -3 -4, तो 1 2 -3 -4, ठीक है, प्लस का के कैप। देखना एक बात और ध्यान से, ये जो आप डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाते हो ना, कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों लाइन इक्वल लेंथ की हो, मतलब बराबर हो, इनको कहीं पे मोड़ने की ब्रैकेट फॉर्मेट मत लगाना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, है ना, सीधी सीधी लाइन, कहीं से मोड़ना नहीं है, इनको सब गलत हो जाएंगी। जस्ट एक मॉड की तरह लाइन लगाते हो ना, बस ऐसे लगानी है, सिंपल। अच्छा के कैप पे बैठे हो तो ये गायब, तो यूँ और यूँ ऐसे लाइन खींचोगे तो ये 4 लोग नज़र आएंगे, तो 1 2 2 3, 1 2 2 3। अब सॉल्व कर लो, अब तो कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में। आई कैप, हाँ जी, 4 2 जा 8, माइनस का 8, एक माइनस लगाऊंगा, 3 3 जा 9, माइनस का 9 प्लस हो जाएगा 9, माइनस का जे कैप, हाँ जी, 4 1 जा 4, माइनस का 4, एक माइनस मैं लगाऊंगा, 3 2 जा 6, माइनस का 6 आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस के कैप, 3 1 जा 3, प्लस का 3 है कोई बात नहीं, माइनस मैं लगाऊंगा एक, 2 2 जा 4, प्लस का 4 आया तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, ये बचा। 9 में से 8 जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा, यानी सिर्फ आई कैप बचा। फिर यहाँ पे 6 में से 4 जाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा, यानी ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, 2 जे कैप, 3 -4 माइनस का के कैप। क्या तुम्हें आंसर समझ में आया, तुम्हारा आंसर ए क्रॉस बी का एक वेक्टर आया है या नहीं आया। अच्छा अगर तुमसे कोई पूछता कि आपको फाइंड आउट करना था ए क्रॉस बी का मॉड, या उसने लिख के बोल दिया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या करोगे, आपको ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है तो पहले ए क्रॉस बी तो निकालना पड़ेगा ना, यहाँ तक तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर मॉड निकालना है तो उसका मॉड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, है ना, आंसर खत्म हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन सॉल्व करनी आ गई तो बड़े आराम से कर लेंगे। तो अभी तुम एक्सपैंड करके ऐसा लिख रहे थे ना, तो अगली लाइन में अब ऐसा भी नहीं लिखूंगा, सीधा इससे एक्सपैंड करके मैं सीधा ये वाली लाइन बनाऊंगा, ये वाली, तो ये डिटर्मिनेंट वाली लाइन बचा दूंगा अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए ना, तुम्हारे पास अब ये ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट से डर नहीं लगेगा, कहीं पर भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी होगी तो यूं ही निकाल लोगे चुटकियों में। पहली रो रिजर्व करी आई कैप, जे कैप, के कैप के लिए। दूसरी रो में क्या आएगा, आप देखो सबसे पहले क्या है, ए कैप है, मतलब वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के कॉफिशिएंट 3 1 2, 3 1 2, फिर वेक्टर बी के कॉफिशिएंट 2 -2 4, सारे लिख दिए। एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे।
पहला प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, अपने माइंड में हमेशा याद रखना है। आई कैप आया, आई कैप आया, देखना अब डायरेक्ट लिखूंगा, कोई डिटर्मिनेंट नहीं। आई कैप आया, ये और ये गायब, ये और ये गायब, ध्यान रखना। आई कैप, जे कैप, के कैप भी साथ में लिख लेना। कई बार बच्चे क्या होता है इसके अलॉन्ग एक्सपैंड तो करते हैं, आई कैप को ऐसे देख के बस ये 4 एलिमेंट लिख देंगे, आई कैप लिखने गए ही नहीं। तो ध्यान रखना वेक्टर भी आएगा। आई कैप, ये और ये गायब, ये 4 लोग बचे, 4 लोग बचे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4 1 जा 4 डायरेक्ट लिखोगे, बस आपका फोकस रहना चाहिए। तो 4 1 जा 4, माइनस एक मैं लगाऊंगा, मैंने लगा दिया, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ख़त्म कहानी। माइनस जे कैप, जे कैप, जे कैप पे आए, ये और ये गायब, ये और ये गायब, 2 लोग ये बचे, 2 लोग ये बचे। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 12, माइनस लगाओ एक। देखो ये 2 लोग बचे थे, इधर वाले इधर वाले इधर वाले, तो 4 3 जा 12 और फिर 2 2 जा 4, खत्म हो गई कहानी। आगे चलो, के कैप, के कैप पे आ गए, ये और ये गायब, ये 4 लोग बचे। 3 2 जा 6, माइनस का 6, एक माइनस मैंने लगाया, 3 2 जा 6, माइनस 6 आया, 2 1 जा 2, 2 आया, ठीक। 4 और 4 8, तो 8 आई कैप, 12 में से 4 जाएंगे 8, माइनस 8 जे कैप, 6 और 2 8, माइनस 8 के कैप। मुझसे पूछा क्या गया था, मॉड्यूलस। तो a क्रॉस b का अगर मुझे मॉड निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ बोलोगे सर यहाँ तो माइनस है, क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस 8 का स्क्वायर भी तो वही आएगा जो प्लस 8 का स्क्वायर आता है, ठीक है। अब क्या करो, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ, 8 स्क्वायर कॉमन लो, 8 स्क्वायर तीनों में आ रहा है ना, तीनों में से कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 + 1 ये बचा मेरे पास, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर रूट गायब हो गया, 8 के स्क्वायर पे से स्क्वायर रूट गायब हो गया, सिर्फ अकेला 8 बचा, तो ये इसके स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को गायब कर दिया। 1 + 1 + 1 3 हो गया, और वो बेचारा रूट में ही रह गया, इसको बाहर निकाल नहीं पाए। तो 8√3 यूनिट का हमारे पास आंसर आया इसके मैग्नीट्यूड का। वेक्टर तो वेक्टर ही था ना, मैग्नीट्यूड पूछा था, तो हमारे पास 8√3 यूनिट आया है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऐसे आई थिंक अब क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखना, बड़े आराम से चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। अब एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7.5। अब बुक में मत ढूंढने लग जाना, तुम्हें मिलेगा नहीं ऐसे डायरेक्टली। एग्जाम्पल 7.5 का मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 7 का 5वां एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का ये तो लॉजिक होता है, कहीं पे अगर इसने 2.4 बोल रखा है उसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 2 का 4th एग्जाम्पल है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 7 का 5 वाला एग्जाम्पल है। आपको बोला था ना कि चैप्टर नंबर 7 आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में, तो वहाँ पर भी पूरा वेक्टर प्रोडक्ट आता है। तो मैं वहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे आपको कभी भी जब भी कहीं इशू आएगा डायरेक्टली इसको रेफर कर लेना, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो आप आगे के कई चैप्टर में जहाँ वेक्टर आएगा ना, 2 से 3 चैप्टर में, तो वो ऑलरेडी यहीं पे पढ़ चुके होंगे अब, तो वहाँ से आगे का सारा काम हमारा बचता जा रहा है। तो फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, ये फोर्स है अबाउट द ओरिजिन। आपको फोर्स जो लगाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसका पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है इतना, आपको उसका टॉर्क बताना है कि कितना होगा, रोटेटिंग इफेक्ट कितना होगा उस चीज़ का। तो पोजीशन वेक्टर आर कैप कितना दे रखा है मेरे को, वेक्टर आर दे रखा है I - J + K। ये उस पर्टिकुलर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। उस पर जो फोर्स लगाया गया है, फोर्स वाला वेक्टर है 7I कैप प्लस का 3J कैप माइनस का 5K कैप। ये मेरे पास फोर्स वाला वेक्टर है। मुझे टॉर्क बताना है कि कितना होगा इस सिचुएशन में। आपको पता है अच्छे से कि अगर हम लोग टॉर्क के बारे में बात करें, वी नो दैट कि सर अगर टॉर्क की चर्चा की जाए तो टॉर्क हमारे पास होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। ये तो होता है R क्रॉस F से निकालते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। तो पहली वाली रो तो रिजर्व हो गई I, J और K कैप के लिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दूसरे वाली रो में क्या लिखोगे, सबसे पहले R वाला वेक्टर है, बाद में F वाला वेक्टर है। तो R वाले वेक्टर के कॉफिशिएंट 1 - 1 1, तो 1 - 1 1। फिर F के कॉफिशिएंट 7 3 - 5 7, ठीक है, 3 - 5 ऐसे रखेंगे। इसको बस सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को। हमसे मैग्नीट्यूड का चर्चा तो नहीं करी, हो सकता है वो बोल देता कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता, टॉर्क को निकाल के उसका मॉड ले लेता। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, तो बस वेक्टर फॉर्मेट में ही आंसर छोड़ दूंगा सॉल्व करके। तो इसको एक्सपैंड करोगे रो 1 के अलॉन्ग, तो एक्सपैंड जब करेंगे रो 1 के अलॉन्ग तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो सबसे पहले आई कैप को बैठाया बाहर, आई कैप बैठा बाहर ब्रैकेट के अंदर, हाँ जी आई कैप है, तो ये और ये सारा गायब भी। सर ये 4 लोग बचेंगे, तो 5 1 जा 5 -5 - 1 की मल्टीप्लाई प्लस का 5 आएगी, तो 5 आया, एक माइनस मैंने लगाया,
ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 वन जा 3, माइनस का 3, माइनस ऑलरेडी है 3, ठीक है, ये आ गया। फिर अगला एलिमेंट माइनस का जे कैप, कहा था ना मत भूल जाना, माइनस का जे कैप नेगेटिव में होता है हमेशा। अच्छा, जे कैप पे आए तो ये और ये गायब, ये और ये गायब, 2 ये बचे, 2 ये बचे। -5 की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो माइनस का 5 बचेगा, एक माइनस मैंने लगा दिया, ठीक है। ये और ये बचे थे, -5 की मल्टीप्लाई 1 में करी, -5 आ गया, एक माइनस मैंने लगा दिया, 7 वन जा 7, 7 आ गया। इसके बाद प्लस का के कैप, के कैप यहाँ पे बैठे, ये गायब ये गायब है ना, ऐसे प्लस ड्रॉ कर लिया मन में, तो ये 4 लोग बचे। 3 वन जा 3, तो 3 वन जा 3, -1 लगाया, 7 वन जा 7 प्लस 7, तो थोड़ा सॉल्व किया इस चीज़ को, तो 5 में से 3 जाएंगे, 2i कैप बचा। फिर यहाँ से मेरे पास प्लस 7 और 5 12 होते हैं, तो 12 जे कैप बचा, और उसके बाद प्लस 10 के कैप हमारे पास आया। तो ये मेरा कौन सा वेक्टर हुआ, दिस द टॉर्क वेक्टर। तो ये टॉर्क का वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता तो हम आसानी से मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते, उसमें भी कोई इशू नहीं था। तो क्या आपको क्रॉस प्रोडक्ट अब सॉल्व करनी आ रही है, तो इस तरह से बड़े आसानी से आप क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब कुछ MCQ टाइप में इसको देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ब्रैकेट खोल लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है भाई, ब्रैकेट में लिख लेना सब चीज़ों को। फिर ए की मल्टीप्लाई तो दोनों में कर दी, फिर बी की बारी आई, बी की बारी आई तो प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब सेम टाइप के वेक्टर की क्रॉस तो 0 होती है, आप लोगों ने पढ़ा था, ये भी 0 हो गया। और इस वाली चीज़ को माइनस का वेक्टर ए क्रॉस बी है, तो मैं इसको प्लस का वेक्टर बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता क्या भाई, साइन चेंज कर दिया आपने। अगर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना है तो माइनस का प्लस कर दो या प्लस का माइनस कर दो, या माइनस लिखा तो मैंने प्लस कर दिया, उसको पलट कर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस में आगे क्या चल रहा है, बी क्रॉस ए चल रहा है, कुछ कर नहीं सकते इसका। आगे माइनस में ये भी क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए हमारे पास बचा, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, 4th वाला ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पे। बात समझ में आ गई, बहुत आसान सा था। अच्छा भाई, अब ये 2 वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा, उसको हमने सी लेट कर लिया, तो उसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ध्यान रखना, यानी 3 स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, वो ढूंढना है। अब सोचो, अगर एक वेक्टर ए है मेरे पास और एक वेक्टर मेरे पास बी है, और यहाँ पे थीटा एंगल है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे आता है, मतलब परपेंडिकुलर आता है, जिसको आप ए क्रॉस बी बोल लो, या इसी को आपने क्या नाम दिया है, इस यहाँ पे इसी को आपने सी नाम दिया है ना। और ये दोनों वेक्टर एक सिंगल प्लेन में रखे हुए होंगे इस तरह से। तो कॉपी पे आपने 2 वेक्टर रखे ए और बी, परपेंडिकुलर इनका वेक्टर आया सी, ए क्रॉस बी जो आया, तो ये सी बी के भी परपेंडिकुलर होता है और ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बता चुका हूँ। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है स्टेटमेंट वाले। अच्छा, और चीज़ चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, अब ए प्लस बी के परपेंडिकुलर की बात कर रहा है वो यहाँ पे। अब ए प्लस बी वेक्टर अब कैसे हमारे पास समझ में आएगा, अब देखो वेक्टर ए मेरे पास ये है, वेक्टर बी मेरे पास ये है, तो पैरेललोग्रामी लॉ ये कहता है कि जो ए प्लस बी वेक्टर होगा वो बीच में वो कहीं पे आएगा या नहीं आएगा। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग 2 वेक्टर का जो एडिशन होगा वो यहाँ पे कहीं को बीच में आएगा नहीं आएगा। यानी कॉपी पे आपके पास 2 वेक्टर एक प्लेन में रखे हुए हैं, तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए प्लस बी बी उसी कॉपी पे बीच में आएगा कहीं ना कहीं, आएगा नहीं आएगा। तो सी वाला वेक्टर अभी भी इस ए प्लस बी के परपेंडिकुलर ही है, यानी ये बात भी बिल्कुल कैसी है, सही है। ए प्लस बी इन दोनों के बीच में आएगा, यानी जिस प्लेन में ए और बी है उसी प्लेन में ए और बी आएगा, ठीक है। तो ये सी वाला वेक्टर भी ए प्लस बी के परपेंडिकुलर होगा। लास्ट वाली चीज़ गलत है, क्यों भाई, ये वाली जो वैल्यू है ये तो खुद वेक्टर सी है, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है ना, अब कोई वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, तो ये बात गलत है। गलत चीज़ उसने पूछी थी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था कौन सा है, स्टार्टिंग के 3 ठीक है, लास्ट वाला गलत है। तो एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क से आप कर लोगे आराम से, ए क्रॉस बी निकालना है, आंसर आपके पास ये है, अब आराम से कर पाओगे। जो क्वेश्चन तुम लोगों को कराए हैं उनको भी पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद इस पे आना।
तो भाई अब जाके हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का एक बेसिक जो फाउंडेशन था वो बन गई है। ख़त्म नहीं हुआ है वेक्टर, अभी एक लास्ट लेक्चर और आएगा जिसमें एप्लीकेशंस आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के, कैसे उससे आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो, इस तरह के, या दो वेक्टर को पैरेलल कैसे प्रूव करोगे, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे और तब जाके हमारा क्रॉस प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक।